सर मेरा नाम मैं पहले बता देता हूँ और पैटर्न क्या है मैं उस तरह से बता देता हूँ। मेरा नाम जयशंकर प्रसाद तिवारी है। मेरी मातृभाषा हिंदी है। मैं सहायक निदेशक पद से रिटायर्ड हो चुका हूँ, सेवानिवृत्त हो चुका हूँ। मेरा काम यही था, अध्यापन का कार्य, और विशेषतः कर्मचारी और अधिकारियों के लिए ही हम हिंदी पढ़ाते थे। राजभाषा विभाग से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अंतर ये मैं बता रहा था। अब मैं सीधे वाक्य रचना पे आ जाता हूँ, क्योंकि शब्द जो है इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन माना जाता है। शब्द हम कहते हैं, मान लीजिए पानी मैंने कह दिया, समझ लीजिए भाई पानी क्या पीना चाहते हैं, पानी किसी को देना चाहते हैं, वो तो इतना हो गया ना। पानी मैंने कहा, सर पानी चाहिए या किसी और को देने के लिए आप पानी मांग रहे हैं, तो इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन हो जाएगा। सो वर्ड इज इनकम्प्लीट एक्सप्रेशन। लेकिन कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या होता है, वो आपका वाक्य रचना होता है ना। वाक्य रचना में क्या है, आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 अलग अलग है ना सर, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जो होते हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, आवश्यकता अनुसार जब इनका प्रयोग सिस्टमेटिकली अरेंज जब किया जाता है, देन उस सेंटेंस जब फॉर्म किया जाता है, सेंटेंस बनाया जाता है, देन वह सेंटेंस अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। और सेंटेंस अर्थ की अभिव्यक्ति कैसे करेगा, वो देश काल वातावरण के अनुसार। दैट इज काल, कही गई बात प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है, या जो बात हम कह रहे हैं है ना, बीता हुआ है, प्रेजेंट आप जो चल रहा है या आने वाले है, इसकी जानकारी देने के लिए हम अंग्रेजी में क्या लेते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो ये जो कही गई बात किस टेंस में कहा जा रहा है, इसकी जानकारी हमें कैसे मिलेगी सर, हाउ विल गेट दैट इंफॉर्मेशन, वाक्य के अनुसार, है ना। अब ये वाक्य रचना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अंग्रेजी की वाक्य रचना है ना, वो है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप देखेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। पहले सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब फॉलो करेगा, एंड्स विद ऑब्जेक्ट। बीच बीच में केसेंडिंग्स के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में वहाँ शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन मूलतः सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस विल बी फ्रेम्ड, है ना। पहले सब्जेक्ट को आना चाहिए, फॉलोड बाय वर्ब, अंग्रेजी का है सर, देन वहाँ पर एंड ऑब्जेक्ट से होता है। ये अंग्रेजी की वाक्य रचना है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर कहेंगे तो वर्ब फिर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्पिंग मेन वर्ब, सेकंड वन इज हेल्पिंग वर्ब, है ना। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, तेलुगु में भी सेम है, मुख्य क्रियालु, सहायक क्रियालु। लेकिन अंग्रेजी में 3 है सर, आपने सुना होगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स एंड मेन वर्ब। बोलेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब भारतीय भाषाओं में भी है, लेकिन उनका सहायक क्रियाएं ही बोलते हैं, है ना। मैं बाद में आता हूं और एक वर्ब में आपको इसके बाद में आपको समझाऊंगा। और यहां एक और बात समझ लीजिए, सेंटेंस फ्रेम करते समय अंग्रेजी का वाक्य बनाते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच के आइदर नाउन का प्रयोग होता है और प्रोनाउन का प्रयोग होता है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आइदर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड, है ना। उसके अलावा और कुछ प्रयोग नहीं होता है। एंड नाउन, इसलिए मैंने कहा ना सर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में प्रोनाउन। नाउन सबसे ज्यादा है सर, है ना, सबसे ज्यादा होता है। प्रोनाउन कितने हैं, लिमिटेड है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, एंड उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से बहुत कम संख्या होती है। लेकिन नाउन की संख्या सबसे ज्यादा होती है। इसलिए मैंने कहा ना, भाषा में अत्यधिक संख्या में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो है नाउन्स होते हैं, है ना। क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। दैट इज वन। और दूसरा, सेंटेंस फ्रेम करते समय आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जब सेंटेंस आप लिखते हैं, जनरली अंग्रेजी में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फॉलोड बाय मेन वर्ब। विल बी, है ना, नॉमिनेटेड, विल एंड बी हेल्पिंग वर्ब्स है सर। ये नॉमिनेटेड जो है ना, इट इज मेन वर्ब है,
will be sanctioned, may be sanctioned, can be given, है ना. दैट मीन्स पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन फॉलोड बाय मेन वर्ब. ये आपको ध्यान रखिए. अनुवाद के लिए बड़ा ये टिप्स है सर, बड़ा आसानी से आप है ना इसका अनुवाद करते समय आपको बड़े हेल्पफुल रहेंगे. नेक्स्ट जो हम वाक्य रचना में ले रहा हूं वो हिंदी या भारतीय भाषा है. इसका मतलब हिंदी भी भारतीय भाषा है और अन्य भारतीय भाषाओं की वाक्य रचना जिस तरह से होती है हिंदी की भी वही वाक्य रचना है. तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है तेलुगु की अलग वाक्य रचना होगी या अन्य भाषा अन्य भारतीय भाषा की अलग वाक्य रचना है, नहीं. इसलिए मैंने कहा हिंदी, क्योंकि हमारी क्लास चल रही है हिंदी की, वर्कशॉप हिंदी की चल रही है, तो हिंदी की यही नहीं सभी भारतीय भाषाओं की वाक्य रचना एक जैसा ही होता है. क्या है वो? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. दोनों में अंतर है सर, है ना. ये अंतर है यहाँ पे मूल. तो अनुवाद करते समय ये ध्यान में रखना होगा कि इंडियन लैंग्वेजेस से अंग्रेजी में आपको ट्रांसलेट करना है. सो दिस इज सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, एंड दिस इज अ सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. इसके अनुसार आपको ट्रांसलेट करना है. और दूसरी विशेषता ये है, तो अंग्रेजी में और हिंदी में वर्ब में भी अंतर है. देखिए यहां पर मैंने कहा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तुरंत आ रहे हैं. यहां पर भी संसार की किसी भी भाषा में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आइदर नाउन और प्रोनाउन आर यूज्ड, आइदर नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड. बट यहां पर वर्ब जब आता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, मेन वर्ब एंड में आता है अंग्रेजी में, लेकिन भारतीय भाषा में मेन वर्ब पहले आता है फॉलोड बाय एंड्स विद हेल्पिंग वर्ब. और एक मैं आपको एक किटकू दूं, किटकू बोलते हैं ना तेलुगु में, टिप्स, है ना. किटकू वो क्या है? जब भी आप ट्रांसलेशन करते हैं ना सर अपनी भारतीय भाषा में, तेलुगु हिंदी कभी भी करने दीजिए, पहले आप क्या कर दीजिए, पहले वर्ब को ट्रांसलेट कर दीजिए. मतलब वर्ब में क्या करेंगे सर, तो पहले आपको मेन वर्ब आप देख लीजिए, ये हेल्पिंग वर्ब है सर. ये सेंटेंस के, है ना, सेंटेंस किस काल में कहा गया है, बीती गई बात को कह रहे हैं, एट प्रेजेंट जो बात चल रही है उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, या आने वाले बात के बारे में जानकारी दे रहे हैं. ये इन तीनों है ना जो ये है, इसमें से कौन सा आपको बताएगा सेंटेंस इज रिटन इन विच टेंस, ये किस ये जो सब्जेक्ट के बाद के अनुसार पता चलेगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार पता चलेगा या वर्ब के अनुसार पता चलेगा. वर्ब विल डिसाइड, सेंटेंस टेंस विल बी डिसाइडेड बाय वर्ब, है ना सर, नॉट सब्जेक्ट नॉट ऑब्जेक्ट, बिकॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नाउन फॉर्म्स. नाउन का कोई है ना टेंस नहीं होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता है. ये जो बताने वाला एक्शन हैज टेकन, है ना, प्रीवियसली, एट प्रेजेंट और इन फ्यूचर, दैट विल बी डिसाइडेड बाय मेन वर्ब ओनली. अगेन वर्ब टू टाइप्स करा हमने, एक मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब. सो विच मेन वर्ब डिसाइड करेगा कि हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करेगा सेंटेंस का टेंस? कंफ्यूजन है दोनों में. विच वर्ब विल डिसाइड सेंटेंस टेंस? ओनली हेल्पिंग वर्ब. ये आपको जानकारी है, दुनिया की किसी भी भाषा में आप आराम से, कोई भी भाषा से किसी भी भाषा में 100% ट्रांसलेशन विथ गारंटी इन ऑफिशियल लैंग्वेज. इसलिए मैं कह रहा था कि मेन वर्ब इट शोस ओनली एक्शन. मेन वर्ब क्या करेगा? केवल क्रिया, एक्शन बताएगा, है ना. जाना एक्शन है, जा रहा हूं भाई, अब जा रहा हूं, या पहले मैं है ना गया था, या अब जा रहा हूं, या जाने वाला हूं. इट इज डिसाइडेड बाय हेल्पिंग वर्ब. सो सेंटेंस टेंस विल बी डिसाइडेड बाय हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब शोस ओनली एक्शन. That action has been taken previously, at present, in future, that will be decided by helping verb. तो सबसे बड़ी बात होती है ये वाक्य रचना में ट्रांसलेशन करते समय ये ध्यान रखना होगा. बोलेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑफिस में हम लोग, ये तो जानकारी हमको मिल गई, लेकिन ऑफिस में हम काम करते समय, अभी पहले हमने बताया था नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग में, है ना, जो भी हम करेस्पॉन्डेंस करते हैं टिप्पणी या पत्राचार में, नोटिंग एंड करेस्पॉन्डेंस, ड्राफ्टिंग जो भी आप कहेंगे, है ना, करेस्पॉन्डेंस में
प्रयोग होने वाले वाक्य, द सेंटेंसेस विच आर यूज्ड आइदर नोटिंग और ड्राफ्टिंग शुड बी रिटन पैसिव वॉइस एंड थर्ड पर्सन, है ना। पैसिव वॉइस थर्ड पर्सन में शुड बी रिटन, शुड भी, है ना, ये थर्ड पर्सन में लिखना है सर ऑफिस में। एक्सेप्ट डीवो लेटर, ओनली वन लेटर, एक्सेप्ट डीवो लेटर। डीवो लेटर इज रिटन फर्स्ट पर्सन एक्टिव वॉइस। जब पैराग्राफ में जो सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं, है ना, डीवो लेटर फर्स्ट पर्सन एक्टिव वॉइस में लिखा जाएगा, बट रिमेनिंग ऑल टाइप्स ऑफ लेटर्स, ऑल टाइप्स ऑफ करेस्पॉन्डेंस शुड बी रिटन थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस। बोलेंगे सर पहले ही मैं सीख रहा हूं हिंदी, है ना, उसमें फिर थर्ड पर्सन पैसिव वॉइस, बड़ा मुश्किल है सर। तो उसको भी मैं आसान कर देता हूं, है ना, वेरी इजी, है ना। वो वहां पे ये देखिए सर, वर्ब्स के अगर बारे में आपको जानकारी है, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब आप लिखते समय, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने कहा नाउन फॉर्म्स, नाउन फॉर्म्स का डेफिनेट मीनिंग, है ना, एक्यूरेट मीनिंग आपको डिक्शनरी देख लीजिए, आपको इमीडिएट मिल जाएगा। नाउन फॉर्म का अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी है, अप्रूवल इंग्लिश वर्ड है, नाउन है ना, इसका आपको मीनिंग चाहिए, डिक्शनरी देखिए सर, या गूगल ट्रांसलेट अगर आप ऑनलाइन पे है, गूगल ट्रांसलेट में अप्रूवल इंग्लिश में टाइप कीजिए, यू विल गेट इट, एग्जैक्ट वर्ड यू विल गेट इट, डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। क्योंकि अगर वही वर्ब का अगर आप लेंगे, नोट इज पुट अप फॉर अप्रूवल, इज पुट अप, है ना, नोट इज अप्रूव्ड, इज अप्रूव्ड। अब नोट सब्जेक्ट है, नाउन, एग्जैक्ट मीनिंग यू विल गेट इट, डिक्शनरी से मिल जाएगा आपको। इज आपको अप्रूव्ड नहीं मिलेगा सर एक जगह, इज आई में ढूंढेंगे, फिर अप्रूव, है ना, ए में ढूंढेंगे, पहले नाउन ढूंढेंगे अप्रूवल, फिर उसके बीच में कहीं आएगा कुछ इस तरह से देके ईडी करेगा अप्रूव्ड, फिर बाद में उसका, है ना, मीनिंग देगा। और इज अप्रूव्ड, अप्रूव्ड वहां क्या बोलेगा, अनुमोदित बोलेगा, इज है आएगा, टिप्पणी अनुमोदित है, इज इट करेक्ट ट्रांसलेशन, नोट इज अप्रूव्ड, अनुमोदित है, अनुमोदित है का मतलब एक्टिव वॉइस में है, ये तो हमें तो पैसिव वॉइस में लिखना है। नोट इज अप्रूव्ड, अनुमोदित किया जाता है, किया जाता इज गिवन, एंड इट इज नॉट अ करेक्ट ट्रांसलेशन। तो सर ये तो मुश्किल है, तो यहां पर बड़ा मुश्किल होता है ना, तो कोई मुश्किल नहीं है सर। इज अप्रूव्ड का जो फॉर्मेट है या सेंटेंस स्ट्रक्चर है, अगर आपको इज के बाद थर्ड पर्सन में इज को हिंदी में उसका सिमिलर ही हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज किया जाता है, ये आपको जानकारी है, यू कैन इजीली डू इट, है ना, आपको आसानी से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। विल बी डन, विल बी, है ना, तो वहां विल बी का इसका हिंदी फॉर्म क्या होगा सर, किया, सॉरी जाएगा आएगा। सो विल के लिए जाएगा हम लिखते हैं, आई विल गो, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, ही विल गो, वह जाएगा। सर वो जाएगा विल के लिए आएगा, तो यहाँ तो बी भी है, टू चेंज इनटू पैसिव वॉइस फॉर्म। सो बी का हिंदी फॉर्म कहाँ है, यहां हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं सर। कैन बी डन, वहां कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैन के लिए सकता है और बी के लिए जा, सेपरेट वर्ड इज गिवन, वो है, आपको मिल जाएगा, वहां आपको दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ आएगी, है ना, मे बी डन, विल बी डन, क्योंकि मे बी डन के लिए जाए, फिर बी का है ना, वो जो उसका सिमिलर फॉर्म कहाँ गया। ये फॉर्म्स अगर आपको थोड़ा सा, अगर आपको इस तरह से वर्कशॉप के माध्यम से अगर कोई किसी ने आपको बता दिया है या आप जानते हैं, तो सर ये कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जब भी आप लिखते हैं विल बी डन, अगर आपने लिखा, मान लीजिए किया जाएगा हम कहते हैं सर, यहां पर इससे पहले हमने ये स्टार्टिंग में ही आपको बताया था मैंने, इंग्लिश ये जो भारतीय भाषाओं का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब फॉर्म, दैट इज व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट फॉलोड बाय एनी केस एंडिंग। अब यहाँ देखिए, जब आप लिखते समय वचन और लिंग, ये तो ध्यान रखना होगा, खासकर भारतीय भाषाओं में, अंग्रेजी में जरूरत नहीं है सर। ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, अंग्रेजी में है ना, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, मतलब वहां पर ही एंड शी जो वर्ब नंबर जेंडर जो होता है ना, विल नॉट डिसाइड, वहां तो ही के लिए भी सेम इज का प्रयोग होता है और शी के लिए भी इज का ही प्रयोग होता है। सर यहां पर भी तो ही होता है ना, हिंदी में भी या भारतीय भाषाओं में। अतड़ु वेलुचुन्ना
डू, है ना। आ में वेलुचुन्न दी, ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, इज गोइंग दोनों सेम है, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है सर। वह जा रहा है ना, वह जा रही है अगर वह फेमिनिन हो तो। राम जा रहा है, रामुडु वेलुचुन्नाडु। सरला जा रही है, सरला वेलुचुन्नदी। दैट इज वर्ब एग्रीज नंबर एंड जेंडर एज पर द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैस्कुलाइन है, वर्ब शुड बी रिटन मैस्कुलाइन। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब शुड बी रिटन सिंगुलर फॉर्म। अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है सर। तो उसके बाद अब यहां पर 3 प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे मैंने कहा ना, राम जा रहा है, रामुडु वेलुतुन्नाडु। राम ने किताब पढ़ी है बोलते हैं, राम ने किताब पढ़ी है। सर राम सब्जेक्ट मेल है एंड वर्ब पढ़ी है फीमेल में लिख रहे हैं, गलत है ना। सब्जेक्ट बट्टी चेंज చేయాలి। सब्जेक्ट इज गिवन मेल, देन वर्ब इज रिटन फीमेल, है ना। जेंडर तो आप फीमेल वाला लिख रहे हैं, तो ये तो गलत है। तेलुगु में तो बिल्कुल सही है, रामुडु पुस्तकम चदिवाडु, तो वहां तो बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में भी है ना, राम हैज रेड ए बुक, जैसे आप कहें, वहां तो नंबर जेंडर का दिक्कत ही नहीं है अंग्रेजी में। सर हिंदी में बड़ा दिक्कत है, दिक्कत तो कुछ नहीं है सर। फिर मैं कह रहा हूँ लैक ऑफ रूल्स, नॉलेज ऑफ रूल्स। केवल 3 ही रूल हैं और 3 ही यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब अगर रूप में आ रहा है, दैट इज व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट फॉलोड बाय एनी केस एंडिंग। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में देयर इज नो अदर वर्ड, कोई भी नहीं है, केस एंडिंग्स विभक्तुलु नहीं है। रामुडु, इंटिकी, वेलचुन्नाडु, तेलुगु का भी सेम, हिंदी भी। राम घर जा रहा है, तेलुगु में रामुनिकी पुस्तकम चदववलसी उन्नाडु या रामुनिकी पुस्तकम चदववलसी उंदी। बोलिए सर तेलुगु, रामुनिकी पुस्तकम चदववलसी उंदी या रामुनिकी पुस्तकम चदववलसी उन्नाडु। रामुडु मेल सब्जेक्ट, उंदी ఎందుకు, यस सर। That means what? The second structure will come. That means यहाँ पर रामुडु के बाद की केस एंडिंग इज एडेड इन तेलुगु, है ना सर। रामुनि सब्जेक्ट फॉलोड बाय केस एंडिंग। रामुडु पुस्तकము చదువుచున్నాడు, रामुडु सब्जेक्ट नॉट फॉलोड बाय केस एंडिंग, रामुडु मेल, so verb is written male. Got it sir? राम किताब पढ़ रहा है, रामुनिकी पुस्तकम చదవవలసి ఉంది, రాముడు प्लस की, डू बिकम्स नी, है ना। की आ गया है ना, केस एंडिंग వచ్చేసింది కాబట్టి नी हो गया। so subject followed by case ending, now verb will not agree as per the subject, now verb will be decided agrees as per the object number and gender, and पुस्तकमु फेमिनाइन, इसलिए वहां पर उंदी ऐड करेंगे, चदववलसी उंदी। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर सेम रूल अप्लाइज हिंदी आल्सो। हिंदी तेलुगु में कोई ज्यादा अंतर नहीं है सर। सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी बताया था ना, राम को, रामुनि की किताब, अब यहां पढ़, वहां पर पढ़ रहा है ना। अब यहां पर पढ़ना है बोलेंगे, पढ़नी है बोलेंगे। राम को अगर मैं लिखूंगा तो आपको आसान हो जाएगा। ऑब्जेक्ट वर्ब फॉर्म, मैं उतना ज्यादा में नहीं जाऊंगा, मेन सिंगल इसमें नहीं जाऊंगा, मेन हेल्पिंग में नहीं जाऊंगा। राम मेल मैस्कुलाइन, एम स्टैंड्स फॉर मेल एंड एस स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, एक ही है सर। तो इसलिए तो क्या बोल रहा है, व्हेन सब्जेक्ट इज नॉट, पहले अभी तो मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बताया था, है ना। सब्जेक्ट इज नॉट फॉलोड बाय एनी केस एंडिंग, verb agrees as per the subject number and gender, subject number and gender. This is first sentence structure, है ना सर। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, वर्ब एग्रीज एज पर द सब्जेक्ट नंबर एंड जेंडर। दिस इज फर्स्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब मैं दूसरा सेंटेंस, तेलुगु में भी सेम है सर, रामुडु पुस्तकम चदुवुताडु, ठीक है। राम किताब पढ़ता है, सरला किताब पढ़ती है, सरला इमीडिएट नो केस एंडिंग इज देयर, इमीडिएट ऑब्जेक्ट हैज, है ना, यूज्ड, देन पढ़ती है, वर्ब एग्रीज एज पर द सब्जेक्ट। सेकंड मैं लिख रहा हूं, राम को किताब
पढ़नी है। कल आपको जेंडर समझाया गया है, तो आपको है ना, जेंडर आपको जानकारी है तो आप यहां पर करेंगे। यहां पर देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट फॉलोड बाय सी मीन्स केस एंडिंग, विभक्तुलु बोलते हैं ना तेलुगु में, है ना, केस एंडिंग। और किताब क्या है सर, वो ऑब्जेक्ट है। पढ़ती है क्या है सर, वर्ब है। को केस एंडिंग इज इंजेक्टेड, है ना, वहां पर आ गया सब्जेक्ट फॉलोड बाय केस एंडिंग। देन वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेगा, वर्ब एग्रीज एज पर द ऑब्जेक्ट नंबर एंड जेंडर। एग्जैक्टली सर, सब्जेक्ट मेल एंड सिंगुलर यू लीव इट, जेंडर है ना और नंबर उसको नहीं लेना है, क्योंकि केस एंडिंग आ गया ऑब्स्टैकल। आपको क्या करना है, वर्ब एग्रीज एज पर द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किताब, आई टोल्ड दैट, पहले ही मैंने बताया है ना, इन द फॉर्म सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन फॉर्म्स आर यूज्ड। नाउन फॉर्म का ही नंबर जेंडर होता है, नाउन और प्रोनाउन का। सो ऑब्जेक्ट क्या है, ये किताब है, नॉन लिविंग थिंग है, आपको जेंडर बताए होंगे। तो वहां पर कैसे पहचानेंगे सर, अब लिविंग थिंग है आराम से पहचान सकते हैं। अब ये तो किताब है, कैसे जेंडर डिसाइड करेगा, एक छोटा किटकू टिप, यू शुड नो द प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म क्या हो सर किताब का, एग्जैक्टली सर, कर एक तरीके से वहां पर रिमाइंड कर रहा हूं, रिवीजन हो रहा है, याद रखिए, है ना, ये टिप्स है सर। प्लूरल फॉर्म इन हिंदी लैंग्वेज, एनी वर्ड प्लूरल फॉर्म एंड्स विथ नेजल साउंड डॉट, है ना, any word plural form ends with a dot, nasal sound, dot ending words are treated in Hindi language always gender feminine only, and dot always किसको represent करता है, plural को। all dot ending words treated feminine gender number plural। बस ये आप याद रखिए, बहुत आसान है, केवल आपको ये थोड़ी सी बात आपको समझ में आ जाएगा तो इजी आप जेंडर पहचान सकते हैं। सर किताबें, देन किताब सिंगुलर है, टू नो द जेंडर ऑफ दिस वर्ड बिकॉज इट इज है ना नॉन लिविंग थिंग है, तो जेंडर पहचानने में दिक्कत होगी, देन यू शुड गो टू प्लूरल फॉर्म। प्लूरल फॉर्म ए विद डॉट, सो ए विद डॉट दैट मीन्स दिस इज डॉट एंडिंग है, दिस इज फेमिनिन, किताब इज फेमिनिन जेंडर, डॉट एडेड प्लूरल, रिमूव द डॉट सिंगुलर, बट जेंडर इज फेमिनिन ओनली। So like that you can decide, आप डिसाइड कर सकते हैं, फेमिनिन सिंगुलर है, इसीलिए पढ़ना है नहीं लिखा है ना, ये भी फेमिनिन में पढ़नी है लिखा गया है, एंड इट इज सिंगुलर फॉर्म, हाई इज नॉट एडेड डॉट, है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ श्री राम लिख देता हूं, अब क्या आना चाहिए सर, श्री राम को किताब पढ़नी है या पढ़ना है, पढ़नी है सर को, सब्जेक्ट मेल फीमेल सिंगुलर प्लूरल वट एवर इट मे बी, यू फॉरगेट अबाउट सब्जेक्ट नंबर जेंडर, बिकॉज रूल सेज वर्ब एग्रीज एज पर द ऑब्जेक्ट व्हेन सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय केस एंडिंग, ये रूल है सर, बस रूल फॉलो कर दीजिए, वर्ब एज पर द है ना ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर अगर ए आ गए मान लीजिए, है ना, इफ ऑब्जेक्ट इज रिटन प्लूरल फॉर्म, डॉट एंडिंग, डॉट एंडिंग का मतलब ये क्या हो गया, फेमिनिन प्लूरल हो गया ना सर, प्लूरल हो गया, देन यहां पढ़नी है तो सिंगुलर में, देन वर्ब शुड बी रिटन प्लूरल, टू चेंज इनटू प्लूरल हाउ इट, है ना, क्या करना पड़ेगा सर, किताबें पढ़नी, डॉट कहां ऐड करेंगे, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ऑलवेज। अनदर रूल, अनदर टिप्स, जब भी आपको प्लूरल फॉर्म अगर आपको लिखना है, वर्ब फॉर्म को, है ना, प्लूरल फॉर्म अगर लिखना है, व्हेन केस एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट फॉलोड, मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब फॉलो नहीं कर रहा है, देन ऑक्सिलरी वर्ब पे डॉट ऐड, मेन वर्ब पे डॉट ऐड करेंगे। अगर मेन वर्ब के बाद ऑक्सिलरी वर्ब फॉलो कर रहा है, डॉट शुड बी एडेड ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब ओनली, डॉट ऑलवेज हेल्पिंग वर्ब पे ऐड होगा टू चेंज इनटू प्लूरल फॉर्म। If no auxiliary verb is there, sentence ends with only main verb, then dot should be added only main verb. जैसे
है ना। राम किताबें पढ़ता है ना। राम को किताबें पढ़नी है तो है यहाँ पर आ गया। कुछ जगह ऐसा होता है कि भाई डॉट नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, फिर वहां हम क्या करेंगे, है ना, वो डॉट जो है मेन वर्ब पे ही आपको ऐड करना पड़ेगा। कहाँ आएंगे सर ये? नेगेटिव सेंटेंस इज रिटन नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म में लिखता है। पढ़ेगा के पास भी तो नहीं है ना सर, हेल्पिंग वर्ब नहीं है ना। नहीं, पढ़ेगा इटसेल्फ, एगा इटसेल्फ इज हेल्पिंग वर्ब मैडम जी। ये हेल्पिंग वर्ब भी है ना मैडम, है ना, ये तो मेन वर्ब है। हाँ, मेन वर्ब दैट इज रूट वर्ब। देन यहाँ पर जब आप लिखेंगे पढ़ेगा, ये तो कॉम्बिनेशन है, ये तो यहाँ पर आपको पता चल ही जा रहा है ना। यहाँ पर ये तो यहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब इसी फॉर्म में हम ले रहे हैं, लेकिन कहाँ आता है? राम किताबें सॉरी श्री राम या राम और श्याम किताबें पढ़ते हैं। श्री इज रेस्पेक्टेबल, सो डॉट इज एडेड हियर सर। किताबें पढ़ते हैं। ये दूसरा क्या है? सिंगुलर है, मेल, बट यहां ऑब्जेक्ट प्लूरल में है, तो यहां पर पढ़नी है, यहां पर कह रहे हैं, है ना सर। अब यहां अगर आप देखिए, श्रीमती सरला कार्यालय नहीं जाती हैं कहेंगे या नहीं जाती कहेंगे? ये शायद ता है, ये है ना। क्या आना चाहिए? नहीं जाती है ना, है नहीं आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लिखेंगे। अब आप कह रहे हैं श्रीमती सरला रेस्पेक्टेबल, सो डॉट इज एडेड हियर। अब यहां पर जब whenever sentence is written negative form, that is नहीं is added before main verb, then auxiliary verb should not be written in present indefinite tense. फिर where dot is added, अब तो है नहीं लिखेंगे तो ये डॉट कहाँ रिप्लेस होगा? मेन वर्ब पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये था कि अगर लास्ट अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, वो डॉट प्लूरल में चेंज करने के लिए, अदरवाइज अगर डॉट ऐड नहीं करेंगे तो फिर ये रेस्पेक्टेबल है, वर्ब सिंगुलर में लिख रहे हैं, एज पर द ग्रामर इट इज रॉन्ग। हाँ, सरला है नहीं जाती, श्रीमती सरला रेस्पेक्टेबल, टी विद डॉट, ये केवल भारतीय भाषाओं में होता है। फादर इज गोइंग, मदर इज गोइंग, है ना, राम इज गोइंग, इंग्लिश में चलता है। रामुडु वेल्तुन्नाडु, हाँ आजकल हम क्या कर रहे हैं, ट्रू ट्रांसलेशन करते हैं, नाना वेल्तुन्नाडु बोल सकते हैं, लेकिन नाना नहीं बोलते ना। बाय डिफॉल्ट नाना के साथ गारू जुड़ता है ना सर, नाना गारू। क्या बोलेंगे? वेल्तुन्नाडु बोलेंगे कि वेल्चुन्नारू बोलेंगे? रेस्पेक्टेबल, नाना गारू ऑनरिफिक वर्ड है, रेस्पेक्टेबल है। सो वर्ब प्लूरल फॉर्म इज रिटन नॉट इन हिंदी, इन ऑल इंडियन लैंग्वेजेस। ये हमारी संस्कृति है ना। जब रेस्पेक्टेबल श्री ऐड होता है, ऑनरिफिक वर्ड है तो ऐड होता है श्री राव, है ना। वेल्तुन्नारू कहेंगे, श्री राव वेल्तुन्नाडु बोलेंगे, रू बोलते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर बट रेस्पेक्टेबल, एक व्यक्ति है, श्री ऑनरिफिक वर्ड इज एडेड, सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। सो ये भी हमको जानकारी अंग्रेजी में नहीं है सर। फादर इज गोइंग, श्री राव इज गोइंग, है ना, सरला इज गोइंग, सब्जेक्ट वेदर इज ऑनरिफिक और विदाउट, है ना, सिंगुलर फॉर्म, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। वहां पर नंबर सिंगुलर प्लूरल देखते हैं, यहाँ हमारे जैसा वो ऑनरिफिक वाला शब्द अंग्रेजी में काउंट में नहीं लिया जाता है। ठीक है सर।
आज ही इस किताब को अब देखिए सर, पढ़ना है, पढ़नीय में क्या आना चाहिए? राम को, राम सब्जेक्ट, को इज केस एंडिंग, आज ही ये टाइम को इंडिकेट करने वाला वर्ड है ना। देन इस किताब को, इस किताब, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज प्रोनाउन, किताब इज नाउन, यह प्लस को बिकम्स इस को, है ना, यह है ना, व्हेन केस एंडिंग फॉलोड, यह इसमें बदल जाएगा, ये तो रूल कहता है। आतड़ू प्लस की, आतड़ू की नहीं बोल देंगे ना, आतनी की बोलेंगे ना, की अगर फॉलो होता है। सिमिलरली यह देन को फॉलो कर रहा है सर, प्रोनाउन को भी फॉलो कर रहा है, किताब को भी फॉलो कर रहा है, केस एंडिंग। सो यह किताब क्या हो गया है, वो इस किताब, व्हेन को इज फॉलोड, इस किताब को, यहां पर ये ऑब्जेक्ट हो गया। देन केस एंडिंग यहां पर भी फॉलो हो गया है। अब मुझे जो वर्ब लिखना है, पढ़ना लिखना है कि पढ़नी लिखनी है, विच इज करेक्ट? यहां तो हमने लिखा है सर पढ़नी है ना सर, यहां क्या लिखेंगे? पढ़ना है। क्यों? करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर, लेकिन क्यों? को स्पेसिफाई कर देना। तो यहां पर भी हो गया ना सर, यहां पर स्पेसिफाई हो रहा है ना, यहां तो किताब ही पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है, यहां तो स्पेसिफाई है। वो आज का, अच्छा, आज ही, टुडे इटसेल्फ, है ना, तो उसके लिए है। मतलब मान लीजिए, चलो राम को मिठाई, है ना, राम को मिठाई, है ना, ये स्पेसिफाई का मतलब यहाँ को आता है तो स्पेसिफाई कर रहे हैं, नहीं ये ठीक है। आज की जगह मान लीजिए नहीं आ रहा, मान लीजिए, चलिए मान लेता हूं, राम को इस किताब को, आज तो मैं हटा ही देता हूं सर, चलिए। किताब के बाद को जो केस एंडिंग लगा रहे हैं सर, उस वजह से हमें जेंडर वहाँ पर ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट का ही लेना है। अब देखिए, बिल्कुल, अब देखिए सेकंड सेंटेंस स्ट्रक्चर आ गया ना, सब्जेक्ट केस एंडिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना सर। अब ये थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, यहां क्या हो गया? वर्ब एग्रीज एज पर द ऑब्जेक्ट, राइट सर। When subject not followed by case ending, verb agrees as per the subject. Subject followed by case ending, verb agrees as per the object. Now third sentence structure is, ये देखिए, subject followed by case ending, object also followed by case ending. At that time, because verb will not agree as per the subject, because case ending is followed. Verb will not agree as per the object, also, and case ending also followed the subject form. At that time, अब रूल क्या बोलता है? Always masculine singular. Always masculine singular. Verb should be written always masculine singular only. राम को सभी किताबें, इन सभी किताबों को, मान लीजिए सभी, यहां पर किताबों, यहाँ प्लूरल में मैंने चेंज कर दिया सर, तो भी यहाँ पर, यहाँ क्या लिखेंगे आप? पढ़ना ही लिखना है, क्योंकि ऑलवेज इट शुड बी रिटन मैस्कुलाइन सिंगुलर ओनली, वर्ब रिमेन मैस्कुलाइन सिंगुलर, दैट वर्ब शुड नॉट एग्री, है ना, सब्जेक्ट को एग्री नहीं कर रहा है, केस एंडिंग आ गया है, ऑब्जेक्ट के बाद केस एंडिंग आ गया है, उस समय हम क्या करेंगे? वर्ब रिमेन ऑलवेज मैस्कुलाइन सिंगुलर में ही लिखना होगा। ठीक है सर, ये अगर आप तीनों आपको पता है, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। इस थर्ड सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपको जो बता रहा हूं, सब्जेक्ट फॉलोड बाय केस एंडिंग, ऑब्जेक्ट फॉलोड बाय केस एंडिंग, वर्ब क्या करेगा? व्हेन सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय केस एंडिंग एंड ऑब्जेक्ट आल्सो फॉलोड बाय एनी केस एंडिंग, वर्ब रिमेन इन मैस्कुलाइन जेंडर एंड नंबर सिंगुलर ओनली। हिंदी लैंग्वेज में ये तीन सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता है, फिर आप ग्रामर संबंधी कोई भी एरर नहीं करेंगे सर, जेंडर एंड नंबर वाला मिस्टेक नहीं करेंगे, यही होता है।
इसकी जानकारी के अभाव में राम को किताब है ना पढ़नी है, राम को किताब पढ़ना है। अब जेंडर रूल नहीं मालूम, अरे राम सब्जेक्ट मैस्कुलिन होंगी, किताब पढ़ना है बोलते सर सब्जेक्ट मेल है ना सर, पढ़ना है, लेकिन रूल क्या बोलता है, केस एंडिंग फॉलो। ये 3 रूल आपको पता है। सो आपको हिंदी लैंग्वेज में जेंडर एंड नंबर संबंधी जो भी मिस्टेक रहेगा नहीं होगा। नॉट ओनली इन हिंदी, तेलुगु लैंग्वेज में भी शायद ऐसे होगा। ठीक है सर, ये क्लियर। आगे बढ़ता हूँ। जो मैंने अभी 3 लास्ट में हमने कहा ना, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सब्जेक्ट है ना, not followed by any case ending, verb agrees as per the subject number and gender, and subject is followed by case ending, verb agrees as per the object number and gender, subject followed by case ending, object also followed by case ending, verb remain always it is written masculine singular only। अब इतना अगर आपको जानकारी होगी, फिर आप वाक्य रचना सेंटेंस बनाते समय नंबर जेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस संबंध में अब तक मैंने जो भी व्याख्यान दिया है, ఏదైనా డౌట్ ఎక్కడన్నా ఉన్నట్లయితే తప్పకుండా అడగండి। 10 types of modal verbs are there, वो helping verbs which are used in passive voice forms। वो 10 types of modal verbs आपको पता होगा, and it is very easy। केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखना है, उसके बाद में आप आराम से कर सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, చాలా ధైర్యంగా విన్నారు। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।